अच्छा, ऑलराइट। नाउ से दिस थिंग कि हमने प्रीवियसली हम हिस्ट्री से मूव ऑन करके आ चुके हैं। सेक्शन 1 ऑलरेडी हमने कवर कर चुके हैं हिस्ट्री के अंदर। वालेकुम अस्सलाम आगा। ओके, नाउ से दिस थिंग कि आज जो हमने स्टार्ट करना है दैट इज़ पावर रिसोर्सेज़। अच्छा, अब ज़रा देखना पावर रिसोर्सेज़ आप कहते हैं किसको? देखो, पावर रिसोर्सेज़ आपके पास वो रिसोर्सेज़ एग्ज़ैक्टली हैं जिनके थ्रू एग्ज़ैक्टली आपको पावर मिलती है। क्या मतलब है? अब एग्ज़ैक्टली पावर किस तरह मिलती है? अब ये कोई पावर आपके पास एग्ज़ैक्टली कार्टून्स वाली पावर नहीं है। आपके पास उन रिसोर्सेज़ को कहते हैं जिनके थ्रू आप पावर जनरेट कर सकते हो, जिसकी वजह से आप इंडस्ट्रीज़ लगा सकते हो या जिसके थ्रू आप अपनी डोमेस्टिक यूज़ को पूरा कर सकते हो। अब ये पावर एग्ज़ैक्टली क्या चीज़ है? जो मेन सोर्स पावर की है वो आपके पास क्या चीज़ है? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है? सो अगेन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट वगैरह जो मेन सोर्स है, ठीक है? ऑलमोस्ट 90% जो आपके पास यूज़ हो रही है वो इलेक्ट्रिसिटी है। सो पावर जनरेशन के लिए एग्जैक्टली वो कौन से रिसोर्सेज ऐसे हैं जो आप यूटिलाइज कर सकते हो ताकि आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सको या फिर आप पावर जनरेट कर सको, एक ही बात है। तो ज़रा देखना, अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज कौन कौन से हैं? पावर रिसोर्सेज जो मेनली सबसे पहले डिवाइड होती है वो आपके पास क्लासिफिकेशन के ऊपर हम बात करते हैं। देखो, कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज क्या है और नॉन कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज क्या है। देखो, कन्वेंशनल का मतलब क्या होता है? कन्वेंशनल का मतलब होता है ओल्ड, पुराने ज़माने के। कि ओल्ड पहले पहले ज़माने में एग्जैक्टली क्या चीज़ है, मतलब ओल्ड, बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुके हैं। कि वो कौन से ऐसे रिसोर्सेज है जिनके थ्रू एग्जैक्टली आप पावर जनरेट किया करते थे ना, उसे दिस थिंग। ये दो कैटेगरीज आपके पास क्या है? देखो, सबसे पहले आपके पास कन्वेंशनल के अंदर कौन सी वाली आती है? फॉसिल फ्यूल्स। नंबर सेकंड आपके पास आती है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। ऑर्थोडॉक्स बिल्कुल भी कह सकते हैं, एग्जैक्टली ठीक है। सो अगेन फॉसिल फ्यूल्स और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हमारे पास क्या चीज़ें हैं? ये दो ऐसे रिसोर्सेज हैं जो आपके पास कन्वेंशनल थे, ओल्ड है। क्या मतलब है? कि अगेन एचईपी बहुत ओल्ड हो चुकी है, ये कोई नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है। या फिर फॉसिल फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, ये कोई आपके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है। अब जरा देखना, फॉसिल फ्यूल्स के अंदर याद रखना कि फॉसिल फ्यूल्स के अंदर तीन आती हैं मेन: कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस। ये तीन ऐसे रिसोर्सेज हैं जो आपके पास फॉसिल फ्यूल्स के अंडर आते हैं और ये कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब जरा देखना कि फैक्ट क्या है, दे आर करंटली आर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, बट दे कॉज, इनका मसला क्या है कि ये आपके पास एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं एंड दे कंट्रीब्यूट टू द क्लाइमेट चेंज। इनका सबसे बड़ा इफेक्ट क्या है? कि अगेन ये एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। सो मोस्टली सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कन्वेंशनल के अंदर फॉसिल फ्यूल्स की है वो एयर पोल्यूशन है। नंबर सेकंड क्या है कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो नॉन रीन्यूएबल एनर्जी है। अभी हम बात करते हैं कि नॉन रीन्यूएबल क्या होते हैं और रीन्यूएबल क्या होते हैं। पहले जरा देखो कि कन्वेंशनल के अंदर सबसे पहले आपके पास आ गए फॉसिल फ्यूल्स। नंबर सेकंड आपके पास आ गई एचईपी। एचईपी क्या होती है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर क्या है? कि जो पानी से इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोड्यूस करते हो, आप जनरेट करते हो। सो जरा देखना, हम इसको डिटेल के अंदर बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अगेन जस्ट एचईपी का याद रख लो कि नाम क्या चीज़ है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। जो आपके पास वाटर से इलेक्ट्रिसिटी बन रही है या वाटर से जो एनर्जी जनरेट हो रही है, दैट इज एचईपी। सो यूजिंग द फोर्स ऑफ फ्लोइंग वाटर, यूजुअली फ्रॉम डैम्स, जैसे आपके पास तरबेला या मंगला डैम है, वो आपके पास क्या करते हैं? टर्बाइंस टर्न करते हैं। सो फैक्ट क्या है कि इट इज द क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी। लेकिन अगेन क्या चीज़ है, इनकी प्रॉब्लम क्या है? कि ये स्पेसिफिक माउंटेनियस रीजन्स के ऊपर लगाए जा सकते हैं। अब अगेन आपके पास डैम्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन स्टिल इशू क्या है आपके पास? के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर्स आप सिर्फ उस जगह के ऊपर लगा सकते हो जो माउंटेनियस लोकेशन हो, जहां से ऊपर से वाटर बहुत तेजी के साथ फ्लो कर रहा हो, जिसके नीचे आपने अगेन क्या लगाई हुई हो? टर्बाइंस लगाई हुई हो। और ये टर्बाइंस क्या करती है? मूव करती हैं और इनके साथ आपके पास जनरेटर्स लगे होते हैं, जिसकी वजह से आपके पास एचईपी जनरेट होती है। लेकिन जरा देखना कि आपके पास कन्वें ये आपके पास कौन से वाले रिसोर्सेज हैं? कन्वेंशनल, ओल्ड हो चुके हैं। अब नए आपके पास कौन से हैं? मॉडर्न क्या है? जो न्यू और ये ऑल्टरनेटिव आपके पास एनर्जी प्रोड्यूस करने के रिसोर्सेज क्या हैं? द फर्स्ट वन इज सोलर पावर। नंबर सेकंड विंड एनर्जी। नंबर थर्ड बायोमास। नंबर फोर्थ जियोथर्मल एनर्जी। नंबर फिफ्थ आपके पास टाइडल या फिर वेव पावर। नाउ से दिस थिंग, अब इनको हम ग्रीन एनर्जी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इससे ना तो एयर पोल्यूशन होती है, ना ही आपके पास क्लाइमेट चेंज के अंदर आपके पास इफेक्ट आता है। अरीबा कह रही है कि आपके पास स्टीप स्लोप्स, एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप अरीबा, कि आपके पास स्टीप स्लोप्स होती हैं, जो स्टीप स्लोप्स के ऊपर सिर्फ एचईपी को लगाया जा सकता है। बिल्कुल एग्जैक्टली, यू आर राइट। अच्छा, नाउ से दिस थिंग कि नॉन कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज आपके पास कौन से हैं? सोलर पावर। सोलर पावर अगेन क्या चीज़ है? जो आप सोलर पैनल्स वगैरह लगाते हो, जो आप
सन से एनर्जी को यूज करते हो, और अगेन आपके पास कैचिंग द सनलाइट यूजिंग द पैनल्स टू क्रिएट द इलेक्ट्रिसिटी। नंबर सेकंड, विंड एनर्जी। आपके पास क्या चीज़ है कि लार्ज टर्बाइंस को आप यूज करते हो ताकि आपके पास विंड के थ्रू आपके पास पावर जनरेट हो। देन ड्यू टू द और नॉट अवेलेबल वाटरवेज, एग्जैक्टली, बट दीज आर द स्लो सोर्सेज, बिल्कुल एग्जैक्टली। आपके पास जैसे जियोथर्मल है, जियोथर्मल इज नॉट अवेलेबल इन पाकिस्तान, बिल्कुल एग्जैक्टली, दे आर स्लो रिसोर्सेज, और सम ऑफ देम आर नॉट प्रेजेंट इन पाकिस्तान ड्यू टू एक्सपेंसेस, बिल्कुल एग्जैक्टली। वाटरवेज, बिल्कुल एग्जैक्टली अयान, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो कि आपके पास ये जो स्टीप स्लोप्स है ना, ये आपके पास वाटरवेज, आप एग्जैक्टली ये आपके पास सिर्फ उस जगह पे लगाई जा सकती हैं जहां पे एचईपी आप सिर्फ उस जगह पे लगा सकते हो जहां पे स्टीप स्लोप्स हैं। ऑलराइट अयान, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। नाउ से दिस थिंग, और टाइडल वेव पावर क्या है? यूजिंग द मूवमेंट ऑफ द ओशन। अच्छा, आप इसकी बात करते हैं, वाटरवेज आई थिंक, यूजिंग द मूवमेंट ऑफ द ओशन टाइड्स टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। हम इसकी भी बात करेंगे, जरा देखना, इन सब को हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन जस्ट रिमेंबर कि ऑल ऑफ दीज आर द न्यूअर या फिर आपके पास ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज, जिनको हम ग्रीन एनर्जी सोर्सेज भी कहते हैं। ऑलराइट, सो अगेन, अब व्हाट वर्ल्ड शुड डू, आपके पास दुनिया को क्या करना चाहिए, व्हाट पाकिस्तान शुड डू, व्हाट वर्ल्ड शुड डू, कि वो कन्वेंशनल से किसकी तरफ मूव करें, आपके पास ग्रीन एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ मूव करें। नाउ से दिस थिंग, अब हम बात करते हैं कि आपके पास मेन पावर रिसोर्सेज की मेन कैटेगरीज क्या हैं। जरा देखना, दो मेन कैटेगरीज हैं पावर रिसोर्सेज की, एक है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज और दूसरी है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। अब जरा गौर से आप जरा बात सुनना, देखो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हम किसको कहते हैं? देखो, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज आप कहते हो ऐसी पावर सोर्स, ऐसी रिसोर्स जो कभी खत्म नहीं होगी, जो रिन्यू हो सकती है। क्या मतलब है कि अगर आप फॉर एग्जांपल लेट्स सी, इमेजिन करो कि आपके पास क्या चीज है, 100 मिलियन टन्स आपके पास कोल पड़ा हुआ है, या फिर कोई ऐसा सोर्स है जिसके थ्रू आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो, ठीक है, और 100 ईयर्स के अंदर आपने 10 मिलियन इसमें से कंज्यूम किया। इसमें से आपने 100 ईयर्स के अंदर कितना कंज्यूम किया? 10 मिलियन। इनफाइनाइट नहीं, देखो अरीबा लाजमी याद रखना, इनफाइनाइट कोई भी नहीं है आपके पास। इवन जो सन है, अगेन आपके पास वो इनफाइनाइट कभी भी नहीं है। सो रिमेंबर दिस थिंग कि आपके पास सोलर एनर्जी भी इनफाइनाइट नहीं है। सो रिमेंबर दिस थिंग, हम ऐसा कहना कि इनफाइनाइट एनर्जी है रिन्यूएबल, वो हमेशा गलत होगा। सो लाजमी याद रखना कि इसको रिन्यूएबल रिसोर्स का मतलब क्या है। दिस इज द मेन मिस, जो आपके पास मिसकॉन्सेप्शन है, ये बात जरा देखना कि आपके पास अगर 100 ईयर्स के अंदर अगर आपने 10 मिलियन यूज किया है, तो इसी 100 मिलियन के अंदर आपके पास जो 30 मिलियन है वो आपके पास ऐड भी हो गया हो। सो अगेन आपके पास इन 100 ईयर्स के अंदर एग्जैक्टली या तो वो बढ़ रहा हो या फिर वो सस्टेन रहे, वो खुद को टेक केयर करे, इफ टेकन केयर ऑफ, बिल्कुल एग्जैक्टली, जो कंटिन्यूअस हो, उसको आप क्या कहते हो? रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। मतलब क्या है कि 100 ईयर्स के अंदर अगर आपने 10 मिलियन इस 100 मिलियन टन में से यूज किया है, तो प्लस 30 मिलियन हो जाए या फिर प्लस इवन 10 मिलियन ही हो जाए। सो अगेन इससे होगा क्या कि आपके पास कोई भी चीज रिड्यूस नहीं हो रही। अगर ऐसा हो रहा है ना कि आपके पास, आप कर क्या रहे हो, आपके पास ये 100 ईयर्स के अंदर आप 10 मिलियन तो यूज कर रहे हो, आप 10 मिलियन यूज कर रहे हो, लेकिन जो वापस बन रहा है वो लेट्स सी वो 1 मिलियन है। सो अगेन फिर वो रिसोर्स क्या नहीं होगी, वो रिन्यूएबल नहीं होगी, ठीक है। अब एग्जैक्टली वर्ड्स के अंदर हम इसको कैसे लिखेंगे, तो जरा आप देखो कि रिन्यूएबल एनर्जी इज द सस्टेनेबल पावर सोर्स, इट कम्स फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज एंड इज कॉन्स्टेंटली रिप्लेनिश्ड। रिप्लेनिश्ड किसको कहते हैं? रिप्लेनिश्ड कहते हैं जो आपके पास 100 मिलियन अगर आप यूज, फॉर एग्जांपल लेट्स से 10 मिलियन यूज कर रहे हो, तो आपके पास 20 मिलियन आपके पास क्या हो रहा है, दोबारा रिप्लेनिश हो रहा है, दोबारा से रिफिल हो रहा है। बिल्कुल एग्जैक्टली माय वर्ड्स आपके पास उस है। जरा देखो, रिप्लेनिश आपके पास क्या है, दोबारा रिफिल हो रहा है बाय द नेचर, या फिर रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं वो आपके पास रिप्लेनिश करते हैं नेचुरली विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सो ऐसी बात याद रखनी है कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज की डेफिनेशन क्या है, वो आपके पास एनर्जी रिसोर्स जो नेचुरली रिप्लेनिश हो सके। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Now say this thing. Renewable energy resource generally have less impact on the environment than non-renewable energy resources. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपके पास जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है उनका एनवायरमेंट के ऊपर जो इम्पैक्ट होता है वो आपके पास क्या चीज होती है, इट इज वेरी लेस एज कंपेयर टू द नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। सो अगेन नाउ से दिस थिंग, अब आपके पास क्या चीज है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज आपके पास होंगे क्या, उनकी टाइप्स क्या हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट। जस्ट रिमेंबर फर्स्ट कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज आपके पास एंडलेस सप्लाई के साथ होती हैं। एंडलेस सप्लाई हम क्यों कह रहे हैं, देखो
अब आपके पास फ्लक्चुएट्स, फ्लक्चुएट्स अगर किस किस तरह आप कह रहे थे फ्लक्चुएट्स, अईबा अब जो इनफाइनाइट और एंडलेस सप्लाई में फ़र्क क्या है, ज़रा ये बात आप गौर से देखना कि देखो, इनफाइनाइट जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल लेट्स से हमने कहा इनफाइनाइट भी है या फिर एंडलेस सप्लाई है, इस बात का मतलब ये है कि अगर मैं 10 मिलियन यूज़ कर रहा हूँ तो 10 मिलियन ही दोबारा वापस अगेन रिप्लेनिश हो रहा है, तो ये रिफिल हो रहा है बार बार, ये कभी भी ख़त्म नहीं हो रहा, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि हाँ ये आपके पास क्या इनफाइनाइट है। कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो सोलर कैन नॉट ऑलवेज बी अवेलेबल, बिल्कुल एग्जैक्टली, सो आपके पास वो फ्लक्चुएट करता है, बिल्कुल एग्जैक्टली, दैट्स द प्रॉब्लम ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, बिल्कुल एग्जैक्टली। नाउ से दिस थिंग, ये आपके पास इनफाइनाइट, सस्टेनेबल या फिर ऑलवेज प्रेजेंट है, ठीक है। नाउ से दिस थिंग, दे डू नॉट रन आउट, दे डू नॉट एग्जॉस्ट, these resources can be used continuously without the fear of running out. Are you getting my point? Now listen to this thing कि they replenish naturally over a relatively short period. बहुत शॉर्ट पीरियड के अंदर दोबारा अगेन क्या हो जाते हैं, रिफिल हो जाते हैं। सो देयरफॉर नाउ से दिस थिंग, अब हमारे पास क्या चीज़ है, एग्जांपल्स आपके पास क्या है, सर इन द टेस्ट विल ओनली पास पेपर क्वेश्चंस बी इंक्लूडेड और सेल्फ मेड एज वेल ऑन सैटरडे, बोथ ऑफ देम आपके पास पास पेपर भी होंगे और सेल्फ मेड भी होंगे, बिकॉज अगेन मोस्टली आपके पास देखो हिस्ट्री का रिपीट हो सकता है, हिस्ट्री के रिपीट भी होते हैं, लेकिन अगेन ज्योग्राफी के आपके पास बहुत कम ऐसा होता है कि अगेन आपके पास रिपीट हो, वर्ड्स चेंज करके बात की जाती है, ठीक है। सो देयरफॉर हमारे पास क्या चीज़ है कि अगेन हम थोड़ा सा अपना जो उसका पैटर्न है थोड़ा सा वो भी चेंज करेंगे, क्योंकि इस बार सोर्स ए और सोर्स बी आपके पास टेस्ट के अंदर इंक्लूडेड होगा, तो लाजमी याद रखना। नाउ सी दिस थिंग, अब आपके पास इसके ऊपर अब हम फोकस करते हैं कि अगेन आपके पास रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज आपके पास कौन कौन से हैं, सनलाइट, विंड पावर, आपके पास वाटर जो आपके पास एचपी, जो आपके पास टाइडल वेव्स और आपके पास नॉर्मल वेव्स जो आपके पास है। अब वो कौन सी हो सकती हैं, आपके पास विंड वेव्स भी हो सकती हैं या फिर टाइडल वेव्स भी हो सकती हैं। देन जियोथर्मल आप यूज करते हो, जो आपके पास हीट आती है फ्रॉम द अर्थ, लेकिन रिमेंबर दिस थिंग पाकिस्तान के अंदर इट इज नॉट अवेलेबल। ओके, नाउ से दिस थिंग, देन बायोमास आर कॉमन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। सो नाउ से दिस थिंग, अब आपके पास ये सारी एग्जांपल्स हैं किसकी, जो रिन्यू हो सकती हैं, जो आपके पास रन आउट नहीं कर रही। लेकिन दूसरी तरफ जो पावर रिसोर्सेज की सेकंड कैटेगरी है, वी हैव टू मेन कैटेगरीज ऑफ पावर रिसोर्सेज। व्हाट इज द सेकंड कैटेगरी, दैट इज द नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज आपके पास बट बायोमास कॉजेज आपके पास, ओके, हुसैन इज सेइंग बट बायोमास कॉजेज आपके पास पोल्यूशन एज वेल अनलाइक अदर, बिल्कुल एग्जैक्टली, लेकिन अगेन हम ये कहते हैं कि आपके पास जितना क्लाइमेट चेंज के अंदर फॉसिल फ्यूल्स कंट्रीब्यूट करते हैं ना, बायोमास का तो यूज ही बहुत कम है ना। सो अगेन बायोमास बहुत कम आपके पास यूटिलाइज हो रही है, सो देयरफॉर रिसोर्स उसको एज अ रिसोर्स बहुत कम यूज किया जाता है, देयरफॉर उसका जो इफेक्ट है क्लाइमेट के ऊपर वो बहुत कम है। अगर हाँ हम ऐसे कह देना कि अगेन बायोमास जितना फॉसिल फ्यूल यूज हो रहा है उतना ही यूज हो बायोमास, फिर हम कहेंगे कि हाँ इट इज एक्चुअली हमारे पास बहुत ज़्यादा इशूएबल। नाउ से दिस थिंग, सर इज सोर्स ए एंड सोर्स बी विल बी फ्रॉम द स्पेसिफिक टॉपिक्स मुगल एम्पायर्स लैंग्वेजेस, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, जो मुगल एम्पायर लैंग्वेज जो टॉपिक्स है ना वही सोर्स ए और सोर्स बी के होंगे, ठीक है। सोर्स ए और सोर्स बी के अंदर उन्हीं टॉपिक्स में से होगा जो आपके पास टॉपिक्स टेस्ट के अंदर इंक्लूडेड है, ऑलराइट। अच्छा नाउ से दिस थिंग, बिकॉज अगेन अगर मैं फॉर एग्जांपल लेट्स सी 1971 का कोई सोर्स ए या सोर्स बी दे दूंगा, यू सोर्स ए तो चलो आप कर लोगे, सोर्स बी के अंदर आप एग्जैक्टली जो उसका लेवल 3 है वो कैसे लिखोगे, सो अगेन बिकॉज वो कॉन्टेक्चुअल नॉलेज तो आपको पता ही नहीं होगी, सो देयरफॉर आपके पास स्पेसिफिक टॉपिक्स के अंदर से होंगे, ठीक। सो कैन यू सेंड द सोर्स ए एंड सोर्स बी, बिल्कुल एग्जैक्टली, मैं सेंड कर देता हूँ हुसैन, सॉरी। ओके ऑलराइट, नाउ से दिस थिंग, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। अच्छा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी अब क्या होती है, जरा फोकस करना कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कम्स फ्रॉम द सोर्सेज दैट विल इवेंचुअली रन आउट। आप इनको यूज कर रहे हो बट रिमेंबर दिस थिंग, दे विल रन आउट और अगेन दे आर लिमिटेड, आपके पास एक लिमिटेड सप्लाई है एंड दे कैन नॉट बी इजीली रिप्लेस्ड, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे इनको दोबारा रिप्लेस होने में। तो जरा देखो कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी इज फाइनाइट एंड दे आर नॉन सस्टेनेबल रिसोर्सेज। नॉन सस्टेनेबल किसको कहते हैं कि आपके पास फ्यूचर जनरेशंस के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। नाउ से दिस थिंग कि these energy sources they exist in the fixed amounts and they cannot be replaced quickly, ये आपके पास रिप्लेनिश नहीं करते क्विकली, इनका जो रिप्लेनिश का जो टाइम पीरियड है वो आपके पास क्विकली नहीं है, ठीक है, एंड दे आर नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली एज वेल, बिल्कुल एग्जैक्टली। सो नेक्स्ट आपके पास क्या चीज है, एग्जांपल्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज आपके पास सबसे बड़े कौन से वाले हैं, फॉसिल फ्यूल्स, और ये फॉसिल फ्यूल्स में आपके पास तीन मेन टाइप्स आती हैं इन फॉसिल फ्यूल्स के अंदर, द फर्स्ट वन इज कोल,
द सेकेंड वन इज ऑयल एंड द थर्ड वन इज द नेचुरल गैस. अच्छा, लास्ट जो हम बात करेंगे दैट वुड बी न्यूक्लियर एनर्जी एज वेल. ये भी आपके पास फॉसिल फ्यूल्स के अंदर इंक्लूडेड है. रिमेंबर दिस थिंग कि अगेन ड्यूरिंग द न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन आपके पास क्या चीज़ होगी, यू विल हैव द कोल, ऑयल, नेचुरल गैस एंड द न्यूक्लियर एनर्जी एज द फॉसिल फ्यूल्स. और ये फॉसिल फ्यूल्स की आपके पास जो एनर्जी है, दीज आर द नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज. और ये नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज दे आर लिमिटेड, दे आर नॉन सस्टेनेबल, और आपके पास क्या होंगे, दे विल रन आउट. ठीक है, सो देयरफॉर इनको हम क्या कहते हैं, नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कहते हैं. अब फॉसिल फ्यूल जैसे कि कोल, ऑयल, नेचुरल गैस है, ये आपके पास प्राइमरी एग्जांपल्स हैं किसकी, नेचुरल आपके पास नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की. ये फ्यूल्स बनते हैं कैसे, नाउ से दिस थिंग, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, इन सबको अभी हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे. ऑल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर नॉट इको फ्रेंडली. बिल्कुल एग्जैक्टली अरीबा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप कि कॉजेज पोल्यूशन, हार्म्स द ह्यूमन हेल्थ. हम ये सारी चीजें इन डिटेल अभी पढ़ेंगे. अभी हम जस्ट आपके पास क्या स्टार्ट है कि रिन्यूएबल क्या होती है, नॉन रिन्यूएबल क्या होते हैं. अभी हम एक एक को डिटेल के अंदर पढ़ेंगे कि जैसे कोल है, कोल की भी हम डिटेल पढ़ेंगे. आज का पूरा लेक्चर आपके पास कोल के ऊपर है. सो नाउ से दिस थिंग कि आपके पास क्या चीज है कि दीज फ्यूल्स वर फॉर्म मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद. आपके पास ये जो फ्यूल्स हैं जैसे कोल है, ऑयल है, नेचुरल गैस है, ये मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद बनते हैं. सो देयरफॉर दे फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स. और बनते कैसे हैं फॉसिल फ्यूल्स की मेन फॉसिल फ्यूल बनता कैसे है, व्हेन आपके पास डेड प्लांट्स और एनिमल्स के जो रिमेन्स होते हैं उसके थ्रू एग्जैक्टली हमारे पास क्या चीज़ बनती है, आपके पास फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं. और फॉसिल फ्यूल्स में क्या है, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस वगैरह. ऑलराइट, ओके, alright, now say this thing कि as we continue to use the fossil fuels they will eventually become scarce. आपके पास खत्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, scarcity आ जाएगी. So therefore as we continue to use the fossil fuels, again they are limited, so therefore they will run out. Now say this thing, the burning of fossil fuels, not only this, they releases greenhouse gases into the atmosphere which contributes to the climate change. हम greenhouse gas के ऊपर डिटेल के अंदर बात करेंगे कि ग्रीन हाउस गैस एग्जैक्टली आपके पास होती क्या है. ऑलराइट, नाउ से दिस थिंग, कोल फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट आफ्टर मिलियंस ऑफ इयर्स. ऑयल एंड गैस आर फाउंड इन इंक्लाइंस ऑफ द नॉन पोरस रॉक्स. बिल्कुल एग्जैक्टली हुसैन, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो. यस, नाउ से दिस थिंग, अब देखो एक तरफ है फॉसिल फ्यूल जो आपके पास है कौन से वाले, नॉन रीन्यूएबल. ठीक है, ये नॉन रीन्यूएबल है. नॉन फॉसिल फ्यूल्स जैसे आपके पास नॉन फॉसिल फ्यूल्स जो आपके पास है, या फिर जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, रिन्यूएबल सोर्सेज, वो आपके पास क्या है. नाउ से दिस थिंग, इनको अब हम कंपेयर करते हैं. जरा देखो कि फॉसिल फ्यूल्स आर द फ्यूल्स दैट आर फॉर्म्ड फ्रॉम द डीकंपोजिशन ऑफ द रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो. राइट, नाउ से दिस थिंग, जैसे कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस है. लेकिन जो नॉन फॉसिल फ्यूल्स हैं दे रेफर टू द एनर्जी व्हिच डज नॉट कम फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल. दे इंक्लूड एचईपी, न्यूक्लियर, जियोथर्मल, सोलर, टाइडल, वेव एंड विंड एनर्जी. सो देयरफॉर आपके पास जस्ट एक आपके पास क्विक हमने रिवीजन कर ली कि फॉसिल फ्यूल्स वर्सेस द आपके पास सॉरी जो रिन्यूएबल वर्सेस नॉन रिन्यूएबल. नॉन रिन्यूएबल कौन से वाले हैं, फॉसिल फ्यूल्स. रिन्यूएबल आपके पास कौन से वाले हैं, दे आर एचईपी, they are the tidal waves, geothermal, solar, all of these they come under the आपके पास renewable के अंदर. So therefore they are sustainable, therefore आपके पास they do not contribute to the आपके पास climate change. Now say this thing, हमने बात की दो मेन कैटेगरीज की जो आपके पास कौन सी थी. नाउ से दिस थिंग, हमने दो मेन कैटेगरीज की बात की, एक रिन्यूएबल की और एक आपके पास नॉन रिन्यूएबल की. अब हम बात करेंगे सबसे पहले नॉन रिन्यूएबल के ऊपर. अब जरा देखना, अब आपने खुद बताना है कि अगेन नॉन रिन्यूएबल के अंदर आपके पास कौन से वाले हैं. एक आपके पास आते हैं फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, एक आपके पास आते हैं फॉसिल फ्यूल्स. इनके अंदर आपके पास कौन से वाले मेन कौन से हैं, कोल, ऑयल एंड देन द लास्ट वन इज नेचुरल गैस. राइट, बिल्कुल कोल, ऑयल, गैस, बिल्कुल सही, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो कि अगेन कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस ये आपके पास फॉसिल फ्यूल्स के अंदर है. अब आप जरा देखना, अब हमने हर एक को डिटेल के अंदर बात करनी है. ठीक है, दैट इज इंक्लूडेड इन आवर सिलेबस. नाउ से दिस थिंग, सबसे पहले हम आते हैं कोल के ऊपर कि कोल एग्जैक्टली है क्या हमारे पास. ऑलराइट, नाउ से दिस थिंग, कोल इज वन ऑफ द पाकिस्तान का सबसे इंपॉर्टेंट सॉलिड फ्यूल, सबसे इंपॉर्टेंट सॉलिड फ्यूल. अब नाउ से दिस थिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट सॉलिड फ्यूल एग्जैक्टली हमारे पास है क्या.
कि इट इज ऑफन कॉल्ड एज फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज मेड फ्रॉम द डेड प्लांट्स जो आपके पास दैट डाइड एंड वर बरीड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। अभी हम बात करेंगे कि एग्जैक्टली हमारे पास कोल के जब आपके पास प्लांट्स या फिर एनिमल्स जो हैं वो आपके पास डाई होती हैं, सो उससे कोल कैसे बनता है, अभी हमने बात करनी है इसके ऊपर। फिर हम ये भी देखेंगे कोल की टाइप्स क्या होती हैं उसके हिसाब से ना। उसे दस नहीं, पहले हम जल्दी से बात करते हैं कोल होता क्या है। देखो, कोल एक नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है, जिसको आप कोयला भी कहते हो या फिर जिसको आप बारबेक्यूज वगैरह के अंदर यूज करते हो, दैट इज योर कोल, राइट। नाउ से दिस थिंग कि कोल आपके पास एक ऐसा नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है कि वंस वी बर्न इट इट इज गॉन फॉर एवर। ऑफ कोर्स आप अगेन क्या नहीं कर सकते कि अगेन जब आप एक कोल को जला लो एक कोयले को जब आप जलाते हो इट कैन नॉट बी रीयूटिलाइज्ड, आप इसको दोबारा यूज नहीं कर सकते। नाउ से दिस थिंग, इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, बना हुआ किससे होता है? इट इज मोस्टली मेड अप ऑफ कार्बन। किससे बना हुआ है? मोस्टली मेड अप ऑफ कार्बन। सो देयरफॉर इट कंटेन्स ओनली स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मॉइस्चर, सल्फर एंड नाइट्रोजन। तीन मेन चीजें हैं, कौन कौन सी आपके पास? एक तो कार्बन, देन मॉइस्चर है, देन सल्फर है एंड देन नाइट्रोजन है। सो देयरफॉर नाउ से दिस थिंग, अब कोल की क्वालिटी कैसे डिसाइड होती है? प्लीज रिमेंबर दिस लास्ट पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो कि रूल ऑफ क्वालिटी क्या है कि कोल कितना अच्छा होगा ये हम कैसे डिसाइड करते हैं? जिसके अंदर आपके पास द मोर कार्बन कंटेंट जिसके अंदर होगा वो उतना ज्यादा अच्छा कोल होगा, ऑलराइट। और जिसके अंदर लेस मॉइस्चर होगा वो उतना ज्यादा अच्छा कार्बन होगा, कोल होगा, ठीक है। सो देखो अब आपके पास क्या चीज है कि कार्बन के आपके पास जिसके अंदर कार्बन की क्वांटिटी ज्यादा होगी, जिस कोल में कार्बन की क्वांटिटी ज्यादा होगी या कॉम्पोजिशन ज्यादा होगी वो उतना अच्छा कोल होगा। या फिर जिसके अंदर लेस मॉइस्चर होगा, दो चीजें हैं, एक कार्बन की क्वांटिटी, नंबर सेकंड प्लस आपके पास क्या चीज? लेस मॉइस्चर। क्या चीज? लेस मॉइस्चर, वो उतना ज्यादा अच्छा आपके पास क्या होगा? कोल होगा, ऑलराइट। नाउ से दिस थिंग, अब हम बात करते हैं कि जो पाकिस्तान है उसके पास अगेन बहुत लो क्वालिटी अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। और इसकी बात भी हम करेंगे कि बाद में कि आपके पास इस पाकिस्तान के पास आपके पास लो क्वालिटी कोल क्यों है, ठीक है। अच्छा, हुसैन इज सेइंग लेस मॉइस्चर मोर कार्बन लाइक एंथ्रासाइट, बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल हुसैन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अय्यूब इज सेइंग लेस सल्फर, बिल्कुल एग्जैक्टली, ये भी ठीक है। all right, Hussein is saying I don't know about that, I think sulfur doesn't matter। sulfur matter इस वजह से करता है कि sulfur जो आपके पास है ना, it is the yellowish powder। और ये आपके पास जब आपके पास ignite करने के लिए एक होता है ना सल्फर, एक आपके पास फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर आप ना सिर्फ सल्फर जो आपके पास होता है मैच स्टिक्स के ऊपर आपके पास सल्फर लगता है, उसके थ्रू आप प्रॉपर्टी जान सकते हो सल्फर की, तो सल्फर एग्जैक्टली मैटर करता है। लेकिन ज्यादा कोल के अंदर क्या चीज मैटर करती है? वो मैटर करती है कार्बन और आपके पास मॉइस्चर। लेकिन सल्फर भी मैटर करता है जब आप इग्नाइट करते हो कोल को, तो तब सल्फर मैटर करता है। लेकिन अगेन उसकी बर्निंग के अंदर जो कंप्लीट बर्निंग हो रही है या फिर जो कंप्लीट कंबस्शन हो रही है, केमिस्ट्री हम इंक्लूड कर लेंगे कि कंप्लीट कंबस्शन हो रही है, वो आपके पास किस चीज के ऊपर होती है? कार्बन के ऊपर और मॉइस्चर के ऊपर, ठीक है। ये ओनली ओनली फॉर लाइटनिंग, बिल्कुल एग्जैक्टली, यस। अच्छा, ना उसे दिस द 4 टाइप्स ऑफ कोल आपके पास कौन कौन से हैं जरा देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 4 टाइप्स के कोल आपके पास होते हैं। इससे पहले कि मैं इस टेबल के ऊपर आऊं मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूं। नाउ से दिस थिंग, देखो ये आपके पास क्या चीज़ है, दिस इज योर पिक्चर, ठीक है। अच्छा, अब जरा देखना कि हम थोड़ा सा जूम इन भी करेंगे कि आपके पास आपको नजर भी आए। नाउ से दिस थिंग, देखो अब होता क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके पास जब ये ऊपर वाले प्लांट्स मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले की बात कर रहे हैं अभी हम, ठीक है, और कोल की बात कर रहे हैं, जरा देखना जब मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले ये प्लांट्स दे डाइड, ठीक है, तो ऑफ कोर्स क्या चीज हुई कि सबसे पहले ये ऑफ कोर्स इस आपके पास जरा देखना आपके पास सबसे पहले ये आपके पास इस वाली कैटेगरी के अंदर गए, ठीक है। यहाँ पे इनके ऊपर प्रेशर वगैरह पड़ा या फिर अगेन आपके पास डीप इन द ग्राउंड जाते रहे ना, उसे दिस थिंग ड्यू टू द प्रेशर एंड एवरीथिंग आपके पास कोल बनना स्टार्ट हो गया। लेकिन ये गुड क्वालिटी कोल नहीं है, ये अभी तक इस लेयर के ऊपर है। इस लेयर के ऊपर जो कोल पाया जाता है उस कोल को हम क्या चीज कहते हैं? वी कॉल इट एज द वेजिटेशन दैट डाइज, इट इज नोन एज पीट। इसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज पीट, PEAT, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे? पीट। नाउ से दिस थिंग जो इनिशियल स्टेज है, बिल्कुल एग्जैक्टली उस टाइम। अब नाउ से दिस थिंग ये कोल और ज्यादा ईयर्स अगर लगे, और ज्यादा थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे, तो ये कोल और ज्यादा नीचे चला जाता है और अगेन और ज्यादा कॉम्प्रेस होता है और ज्यादा इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई होता है। सो देयरफॉर अब आपके पास ये जो पीट है और ज्यादा कॉम्प्रेस होने की वजह से ये लिग्नाइट बनता है। दिस सेकेंड लेयर ऑफ द कोल
इज नोन एज लिग्नाइट, ठीक है। नाउ से दिस थिंग, अब आपके पास क्या चीज है, इस लिग्नाइट के ऊपर और ज्यादा मिलियंस ऑफ ईयर और ज्यादा थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स जब लगते हैं, फर्दर कॉम्प्रेशन होती है बिटवीन द सेडिमेंट रॉक्स, तब आपके पास ये क्या बन जाता है, इट इज नोन एज बिटमीनियस और सब बिटमीनियस रॉक्स। ये आपके पास बिटमीनियस के अंदर दिस इज नोन एज, अच्छा लाजमी याद रखना कि एक होता है बिटमीनियस, एक होता है सब बिटमीनियस। सब बिटमीनियस ऊपर आता है और उसके नीचे आता है बिटमीनियस, ठीक है। सो देयरफॉर याद रखना कि आपके पास यहाँ पे सिर्फ हम बात करते हैं बिटमीनियस की, जो सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है। ये आपके पास है बिटमीनियस कोल यहाँ पे, ठीक है। सो पहले कौन सी वाली स्टेज थी, पीट, ठीक है। दे आर फर्दर डिवाइडेड, बिल्कुल जो बिटमीनियस है वो फर्दर डिवाइड होते हैं, ना सिर्फ आपके पास बिटमीनियस बल्कि ये जो चारों टाइप्स हैं ये फर्दर डिवाइड होती हैं, ठीक है। लेकिन रिमेंबर दिस थिंग कि अगेन हमने जो पढ़नी है पीट, लिग्नाइट, बिटमीनियस और आपके पास एंथ्रासाइट, ये जस्ट हमने चार पढ़नी है, ठीक है। यस एग्जैक्टली, कोकिंग कोल और स्टीम कोल, बिल्कुल एग्जैक्टली। नाउ से दिस थिंग, अब जरा देखना कि ये जो बिटमीनियस अगर और ज्यादा मिलियंस ऑफ ईयर्स आपके पास लगे, और ज्यादा कॉम्प्रेस हो जाए, और ज्यादा नीचे चला जाता है, सो अगेन फाइनली इट इज बीइंग मेड एज द एंथ्रासाइट। इस कोल को हम क्या कहते हैं, एंथ्रासाइट कोल कहते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जरा देखो चार टाइप की कौन कौन सी हैं, पीट, देन लिग्नाइट, देन बिटमीनियस और उसके बाद लास्ट के ऊपर कौन सी वाली आपके पास, एंथ्रासाइट। पीट, लिग्नाइट, बिटमीनियस, एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट, बिटमीनियस, एंथ्रासाइट। तो याद रखना है कि अगेन जब प्लांट्स डाई होते हैं, और अगेन ये ऊपर ऊपर ही होती है स्टिल, सो स्टिल आपके पास क्या चीज है, जब वेजिटेशन डाई होती है और अगेन थोड़ी सी कॉम्प्रेशन के बाद अगेन आपके पास जो अर्ली फॉर्मेशन ऑफ कोल होती है वो आपके पास क्या हो जाती है, दैट इज नोन एज पीट। ऑलराइट, नाउ से दिस थिंग, अच्छा फिर उसके बाद ये क्या बनती है, पीट क्या बनती है, लिग्नाइट बनती है। फिर लिग्नाइट बनने के बाद ये क्या बनती है, बिटमीनियस बनती है। और बिटमीनियस के बाद ये आपके पास क्या बनता है, एंथ्रासाइट बनता है। तो अब आप सब लोग खुद से जरा डिसाइड करो कि क्या पीट सबसे अच्छा कोल होगा या फिर एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोल होगा। एंथ्रासाइट वुड बी, एंथ्रासाइट बिल्कुल एग्जैक्टली exactly। अच्छा एंथ्रासाइट वुड बी द बेस्ट कोल जो आपके पास कोल के अंदर, जो आपके पास कोल माइंस के अंदर फाइंड किया जाता है। सो देयरफॉर नाउ से दिस थिंग कि अब पीट क्यों नहीं है, पीट पीट आपके पास एक अच्छा कोल क्यों नहीं है, क्योंकि अगेन इसके अंदर मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है और उसके अंदर कार्बन कंटेंट उस तरह नहीं होता, ठीक है। सो आपके पास लिग्नाइट जो होता है उसका कार्बन कंटेंट थोड़ा ज्यादा होता है, बिटमीनियस का और ज्यादा हो जाता है, फिर एंथ्रासाइट का सबसे ज्यादा हो जाता है, ठीक है, ऑलमोस्ट 98% कार्बन कंटेंट हो जाता है। अभी हम बात करते हैं, जरा देखो। सो सबसे पहले बस ये याद करो कि पीट है, फिर उसके बाद लिग्नाइट बनता है, फिर बिटमीनियस और उसके बाद लास्ट के ऊपर एंथ्रासाइट, ठीक है। नाउ से दिस थिंग, अब आपके पास क्या है कि आपके पास, लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ द कोल, पीट, लिग्नाइट, देन आपके पास बिटमीनियस एंड लास्ट के ऊपर आपके पास व्हिच वन, एंथ्रासाइट। अब आपके पास जो पीट है वो लो क्वालिटी कोल होता है। लिग्नाइट जो आपके पास है उसके अंदर कार्बन का कंटेंट कितना है, 60% से 70% लिग्नाइट के अंदर। बिटमीनियस के अंदर 70 से लेके 90% कार्बन कंटेंट, एंड एंथ्रासाइट के अंदर 92 से लेके 98% तक। दिस इज नोन एज हार्ड कोल। नाउ से दिस थिंग, अब जो अर्ली स्टेज होती है, जो स्टार्टिंग स्टेज है, ये आपके पास जो जो पीट की है वो क्या होती है, इट इज बेसिकली सॉफ्ट डैम्प प्लांट मैटर, इट प्रोड्यूसेस मोर स्मोक देन हीट। ये आपके पास हीट नहीं प्रोड्यूस करती, बल्कि अगेन ये आपके पास स्मोक प्रोड्यूस करती है। अगर आप इसको जलाओगे भी तो सिर्फ हीट प्रोड्यूस होगी, सॉरी सिर्फ आपके पास स्मोक प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस नहीं होगी। दैट इज नोन एज पीट, दैट इज द अर्ली स्टेज ऑफ द कोल। नाउ से दिस थिंग, द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द कोल इज नोन एज लिग्नाइट, और ये लिग्नाइट क्या है, इट इज द ब्राउन कोल। और ये ब्राउन कोल क्या है, लो क्वालिटी कोल होता है with high moisture, and this main lignite is actually main found in Pakistan, and it is used in the brick kiln industries and thermal power plants या thermal power stations के अंदर यूज होता है। So now say this thing, ये लिग्नाइट आपके पास पाकिस्तान में मिलता है, और पाकिस्तान के अंदर ये जो लिग्नाइट फाउंड किया जाता है, इस लिग्नाइट को ब्राउन कोल भी कहते हैं, और ये लो क्वालिटी कोल है। और अगेन क्या चीज़ होती है, ये आपके पास इसके अंदर कार्बन कंटेंट कम होने की वजह से आपके पास ज़्यादा ये यूज़ होता है किस चीज़ के अंदर, ब्रिक किल इंडस्ट्री के अंदर या थर्ड पावर स्टेशंस के अंदर। ऑलराइट, नाउ से दिस थिंग, ओके। सो अगेन हुसैन इज सेइंग सर क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस कम इन पास्ट पेपर्स ऑफन, बेस्ट कोल विद द लाइट ब्लू फ्लेम, बिल्कुल एग्जैक्टली एंथ्रासाइट, बिल्कुल एग्जैक्टली, अभी हम बात करेंगे बिल्कुल। दैट्स व्हाई ब्रिक किल इंडस्ट्री हैज सो मच पोल्यूशन एसोसिएशन, बिल्कुल एसोसिएटेड विद इट, बिल्कुल एग्जैक्टली हुसैन आप ठीक कह रहे हो कि ये जो ब्रिक किल इंडस्ट्रीज हैं, क्योंकि ये लो क्वालिटी कोल को यूज करती हैं, लिग्नाइट जैसे कोल को यूज करती हैं, इसी वजह से ये जो ब्रिक किल इंडस्ट्री है स्मोक ज्यादा प्रोड्यूस करती हैं। इसी वजह से ये आपके पास क्या चीज़ है, मेन इशू क्या है कि ये आपके पास क्लाइमेट चेंज के अंदर इफेक्ट कर रही है।
ये कार्बन डाइऑक्साइड बहुत प्रोड्यूस करती हैं। ना सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। जब आपके पास इनकम्प्लीट कंबस्शन होती है तो क्या चीज़ होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। देयरफॉर इशू क्या होता है कि ये जो लिग्नाइट है ये प्रॉपर कंप्लीट कंबस्शन नहीं करता। स्मोक हमेशा तभी निकलती है जब आपके पास इनकम्प्लीट कंबस्शन हो किसी भी चीज़ की। जब इनकम्प्लीट कंबस्शन होती है तो क्या चीज़ रिलीज होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। सो देयरफॉर दिस इज एक्चुअली अ ग्रीन हाउस गैस जो आपके पास क्या चीज़ है, अफेक्ट करती है ग्रीन हाउस टेम्परेचर को, जो आपके पास अफेक्ट कर रही है क्लाइमेट चेंज को। ऑलराइट, नाउ से दिस थिंग, लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड टाइप ऑफ द कोल, दैट इज द बिटमीनियस। और बिटमीनियस आपके पास क्या है, 70% से 90% कोल जिसके अंदर होता है, एंड दैट कोल इज नोन एज सॉफ्ट कोल। द मोस्ट कॉमन टाइप इज यूज्ड ग्लोबली। इट हैज टू वर्जन, एक होता है स्टीम कोल और एक होता है कोकिंग कोल। ठीक है, जो एग्जैक्टली आप हमारे पास अभी अरीबा बात कर रही थी कि जो बिटमीनियस आपके पास है वो आपके पास दो टाइप्स के अंदर होता है। एक होता है स्टीम कोल जो आपके पास किस चीज के अंदर यूज किया जाता है, फॉर इलेक्ट्रिसिटी, और एक होता है कोकिंग कोल। कोकिंग कोल किसको कहते हैं, फॉर मेकिंग स्टील। ठीक है, जब हम स्टील मेकिंग इंडस्ट्री के अंदर आएंगे तब हम देखेंगे कि कोकिंग कोल को यूज किया जाता है किस चीज के अंदर, फॉर मेकिंग द स्टील। सो इसको हम क्या कहते हैं, कोकिंग कोल, COKING। ठीक है, नाउ से दिस थिंग, अच्छा दैट्स अच्छा नाउ से दिस थिंग कि एंथ्रासाइट इज द लास्ट टाइप ऑफ द कोल जिसको हम हार्ड कोल भी कहते हैं, और ये बेस्ट क्वालिटी कोल है। ये सबसे नीचे आपको मिलेगा, दैट इज यहाँ पे सबसे नीचे, जिसको सबसे ज्यादा टाइम हो चुका है। ठीक है, और इसको सबसे ज्यादा टाइम होने की वजह से इसके अंदर कार्बन कंटेंट क्या है, सबसे ज्यादा है। ठीक है, और इसके अंदर मॉइस्चर बहुत कम होता है। सो देयरफॉर नाउ से दिस थिंग कि इट इज शाइनी, ब्लैक एंड बर्न्स विद द क्लीन ब्लू फ्लेम विदाउट द स्मोक। ठीक है हुसैन, नाउ से दिस थिंग कि आपके पास क्या चीज है, इट इज द बेस्ट क्वालिटी कोल। फर्स्ट इट इज शाइनी, ब्लैक एंड बर्न्स, कैसे बर्न करता है, विथ क्लीन ब्लू फ्लेम। ब्लू फ्लेम जैसे आपके पास मीथेन गैस के अंदर नहीं आती, जो आपके पास जो हाउस होल्ड के अंदर जो आप नेचुरल गैस को यूज करते हो तो एक ब्लू फ्लेम आती है आग के अंदर। सो देयरफॉर इट बर्न्स विद द क्लीन ब्लू फ्लेम विदाउट एनी स्मोक, जिसका मतलब क्या है कि कंप्लीट कंबस्शन होती है। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि अगेन ये जो एंथ्रासाइट है, it gives us the complete combustion, it gives us the complete combustion। ठीक है, सो अगेन नाउ से दिस थिंग जिसकी वजह से ब्लू फ्लेम और अगेन आपके पास स्मोक नहीं होती। इट इज वेरी रेयर टू फाइंड, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। सो अगेन पाकिस्तान लिखना एक्सपेंसिव भी बहुत ज्यादा ना एंथ्रासाइट। सो अगेन अभी हम देखते हैं कि अगेन कोल को यूज कैसे किया जाता है। सो अगेन अभी हम बात करेंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली वाली बात करते हैं। नाउ से दिस थिंग एवरीवन कि अब कोल कैसे यूज किया जाता है पाकिस्तान के अंदर। कोल इज बीइंग यूज चार मेन जगहों के ऊपर। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के अंदर। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में कहाँ पे, जो लार्ज पावर प्लांट्स हैं जैसे आपके पास थर वगैरह के अंदर, वो क्या करते हैं, कोल को बर्न करते हैं जिसकी वजह से स्टीम प्रोड्यूस होती है, और इस स्टीम की वजह से वो अगेन टर्बाइंस को क्या करते हैं, टर्न करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। अच्छा नाउ से दिस थिंग, ये वाली बात आपको अच्छे तरीके से समझ नहीं आएगी अनटिल एंड अनलेस यू डू नॉट सी दिस फिगर। जरा देखो, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, मैं करता क्या हूँ कि अगेन बहुत मुश्किल होता है कि हमें ये हमें समझना कि अगेन क्या चीज़ है कि स्टीम से एग्जैक्टली टर्बाइंस कैसे मूव कर रहे हैं। तो जरा देखो, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, मैं अगेन क्या करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी मेरे पास यहाँ पे अगेन क्या है, कोल है। ठीक है, और इस कोल को मैं अगेन क्या कर रहा हूँ, बर्न करता हूँ। ठीक है, इस कोल को मैं क्या कर रहा हूँ, बर्न कर रहा हूँ। नाउ से दिस थिंग, हम क्या करते हैं, इस कोल को बर्न करते हैं। अब इस कोल को जब आप बर्न करोगे तो एग्जैक्टली क्या चीज़ होगी आपके पास, क्योंकि ये लिग्नाइट कोल है तो ऑफ कोर्स क्या चीज होगी, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, डोमेस्टिक हीटिंग। बिल्कुल अयान, बिल्कुल आप यूजेस ऑफ कोल बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वेरी नाइस। द वाटर इज बॉइल्ड, प्रोड्यूस स्टीम यूज टू टर्न टर्बाइंस टू अलाउ, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। लेकिन अगेन स्टीम्स कैसे आपके पास टर्बाइंस को टर्न कर रही है वो हम बात कर रहे हैं कि एग्जैक्टली आपके पास टर्बाइंस को टर्न कैसे किया जा रहा है। नाउ से दिस थिंग देखो, होता क्या है कि अगेन आप कोल को बर्न कर रहे हो। ठीक है, अब कोल को बर्न करने के साथ अगेन जब इसको आप बर्न करते हो, ये जो हीट आपके पास है, दिस हीट इज बीइंग यूज्ड, आपके पास वाटर इसके अंदर, आपकी इसके ऊपर आप क्या यूज करते हो, यू यूज वाटर इनसाइड दिस थिंग। आप क्या यूज कर रहे हो, वाटर। अब क्या होता है कि वाटर बॉयल होता है। अब वाटर जब बॉयल होता है, इसके अंदर से निकलती है स्टीम। नाउ से दिस थिंग, द स्टीम एक्चुअली कम्स ऑफ। इस स्टीम को हम अगेन क्या करते हैं, दोबारा यूज करते हैं, और इस स्टीम को कंप्रेस कर लिया जाता है। जरा देखना, इस स्टीम को कंप्रेस किया जाता है कि अगेन ये स्टीम आती रहती है, आती रहती है, आती रहती है, और अगेन स्टीम आपके पास और ज्यादा गैस इसके अंदर आ रही है। सो जितना ज्यादा वॉल्यूम होता है आपके पास स्टीम का, उतना ज्यादा प्रेशर बनता है। ठीक है, सो देयरफॉर नाउ से दिस थिंग,
आपके पास एट द एंड आप इसको बंद करके रखते हो कि आपके पास स्टीम आपके पास एक जगह पे कलेक्ट होती रहे। फिर उसके बाद एक साथ हम इसको वाल्व के थ्रू क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। जब हम इसको वाल्व के थ्रू रिलीज करते हैं तो आपके पास जो स्टीम है वो एक बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ आपके पास ये स्टीम निकलती है। और इसके आगे हम क्या लगाते हैं, इसके आगे हमने लगाए हुए होते हैं टर्बाइंस। नाउ से दिस थिंग, वी हैव द टर्बाइंस। जब ये स्टीम एग्जैक्टली जाके टर्बाइंस को हिट करेगी तो ऑफ कोर्स ये क्या करेगी, इसको मूव करेगी इन टर्बाइंस को। सो देयरफॉर नाउ से दिस थिंग, किया क्या हमने, हमने कोल को यूज किया बर्न करने के लिए ताकि एनर्जी सोर्स आए, ताकि हम वाटर को बर्न कर सकें, वाटर को सॉरी बॉयल कर सकें। वाटर जब बॉयल होगा तो स्टीम प्रोड्यूस होगी। ये स्टीम आपके पास कहां पे जाएगी, वाल्व के अंदर जाएगी। इस वाल्व के थ्रू अगेन ये आपके पास हाई प्रेशर के थ्रू टर्बाइंस के ऊपर आपके पास इन स्टीम को निकाला जाता है, जिसकी वजह से टर्बाइंस मूव करते हैं। जब टर्बाइंस मूव करेंगे तो इन टर्बाइंस के साथ आपके पास लगे हुए होते हैं जनरेटर्स। सो अगेन ये जनरेटर्स आपके पास क्या करते हैं, दीज जनरेटर्स प्रोड्यूसेस या फिर यूटिलाइजेस, नॉट यूटिलाइजेस सॉरी, प्रोड्यूसेस और क्रिएट्स द इलेक्ट्रिसिटी और स्टोर करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। सो देयरफॉर नाउ से दिस थिंग, क्या आपका मेन जो अभी हमने पॉइंट पढ़ना है वो क्या आपके पास, दैट इज कि हम कोल को बर्न करते हैं ताकि आपके पास स्टीम बनाई जा सके, और इस स्टीम को यूज किया जाता है किस चीज के लिए, ताकि टर्बाइंस मूव किए जा सके। ऑलराइट, नाउ से सी दिस थिंग, स्टीम इज हैविंग हाई प्रेशर यूज्ड टू टर्न टर्बाइंस। बिल्कुल एग्जैक्टली उसे, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। नाउ सी दिस थिंग, सो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में कोल को यूज किया जाता है। देन और कौन सी वाली याद रखना है, मेन एग्जांपल याद होनी चाहिए, कहां पे, थर पावर स्टेशन। कौन सा वाला पावर स्टेशन, थर पावर स्टेशन इज द एग्जाम्पल, ठीक है, जहां पे एग्जैक्टली कोल को यूज किया जा रहा है किस चीज के लिए, टू टर्न द टर्बाइंस, ठीक है। नाउ से दिस थिंग, देन ब्रिक किल्न इंडस्ट्री। ब्रिक किल्न इंडस्ट्री आपके पास क्या होती है, जहां पे ब्रिक्स को बनाया जाता है, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द कोल माइन इन पाकिस्तान इज यूज टू बेक द ब्रिक्स फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पसेस। नंबर थर्ड यूज आपके पास क्या, इंडस्ट्रियल यूज। वो आपके पास क्या है कि फैक्ट्रीज यूज कोल फॉर हीटिंग पर्पसेस या फिर प्रोसेसिंग मटेरियल्स। सो हीटिंग पर्पसेस के लिए या मटेरियल्स को प्रोसेस करने के लिए आपके पास इंडस्ट्रियल यूज के अंदर है। जैसे आपके पास सीमेंट बनाने के लिए आपको कोल की जरूरत पड़ती है। सो देयरफॉर आपके पास क्या चीज़ है, इंडस्ट्रियल यूज आपका बहुत ज़्यादा है। देन आपके पास क्या है, स्टील मेकिंग इंडस्ट्री। हाई क्वालिटी कोल इंपोर्ट किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। हाई क्वालिटी कोल इज यूजुअली इंपोर्टेड, क्योंकि स्टील मेकिंग इंडस्ट्री में आप लिग्नाइट को नहीं यूज कर सकते। लिग्नाइट को हम कहां पे यूज कर रहे हैं, जरा देखना, लिग्नाइट को हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी यूज कर सकते हैं जो पाकिस्तान के अंदर पाया जाता है, और ब्रिक किल्न इंडस्ट्री में भी यूज कर सकते हैं। लेकिन आपके पास लिग्नाइट को किस में यूज नहीं किया जा सकता, स्टील मेकिंग इंडस्ट्री में लिग्नाइट कैन नॉट बी यूज्ड, ठीक है। देयरफॉर हाई क्वालिटी आपको कोल चाहिए, और हाई क्वालिटी कोल क्या करना पड़ता है, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को इंपोर्ट करना पड़ता है। सो देयरफॉर आपके पास ये जो हाई क्वालिटी कोल है जो यूजुअली इंपोर्ट किया जाता है, दैट इज यूज्ड इन पाकिस्तान की स्टील मिल्स। दीज आर द एग्जांपल्स आपके पास पाकिस्तान की स्टील मिल्स। सीमेंट मेकिंग आल्सो रिक्वायर्स कोल, बिल्कुल एग्जैक्टली। वाई दो एग्जैक्टली क्या चीज, जो स्टील मेकिंग इंडस्ट्री के अंदर आप कह रहे हो कि कोल को क्यों यूज किया जाता है, आप क्या कह रहे हो, मेन रॉ मटेरियल है ना आपके पास स्टील मेकिंग इंडस्ट्री के अंदर। देखो स्टील मेकिंग इंडस्ट्री, हम इंडस्ट्रीज के चैप्टर जब सेकेंडरी और टर्शियरी के अंदर आएंगे इसको बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर करेंगे। जस्ट रिमेंबर कि अगेन एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है स्टील मेकिंग इंडस्ट्री के अंदर, किसको, कोल को। ऑलराइट, अच्छा नाउ से कि हमारे पास क्या चीज़ है, मोस्ट ऑफ द कोल जो आपके पास है, सिर्फ यह याद रख लो कि अगेन हाई, अच्छा हाई क्वालिटी क्यों यूज़ किया जाता है, देखो बहुत ज़्यादा क्रूशल है। लेट्स टॉक अबाउट इट, लेकिन अगेन हम बहुत ज़्यादा टॉपिक से हट जाएंगे। देखो जस्ट ये याद रख लो कि आपके पास मेन कोल जो है ये स्टील मेकिंग इंडस्ट्री के अंदर मेन चीज़ है, इट इज़ द वन ऑफ द मेन थिंग, ठीक है। जैसे आपके पास सबसे पहले क्या चीज़ है कि आपके पास जो कोल है, कोल इज़ एक्चुअली उसके बाद किया जाता है, उसको बेक किया जाता है, सॉरी कोल को एग्जैक्टली बर्न किया जाता है, तो आपके पास कोल ओवन हम कहते हैं उसको, कोल ओवन के अंदर जाता है, ठीक है। कोल ओवन के अंदर फिर उसके बाद आपके पास होती है, ये आपके पास बनती है कोक, ठीक है। कोक के बाद एग्जैक्टली आपके पास क्या होता है, ये ब्लास्ट फर्नेस के अंदर जाता है। अब इशू क्या है, ब्लास्ट फर्नेस के बाद अगेन बाद में हम बात करेंगे कि ये स्टील बनता कैसे है ना, उसे दस जो आपकी जो मेन बात है कि हाई क्वालिटी हमें क्यों चाहिए, हाई क्वालिटी इस वजह से चाहिए कि अगर आप अगेन कोल को इंस्टेड ऑफ एंथ्रासाइट या फिर विटमिनियस, अगर आप लिग्नाइट को यूज कर रहे हो या पीट को यूज कर रहे हो, सबसे पहला मेन इशू कि आपके पास इम्प्योरिटीज आती हैं। इम्प्योरिटीज आप अफोर्ड नहीं कर सकते कोल ओवन के अंदर, ना कोक के अंदर, ना ब्लास्ट फर्नेस के अंदर। फर्स्ट इम्प्योरिटीज, नंबर सेकंड, अगर इम्प्योरिटीज होंगी जैसे आपके पास लिग्नाइट और अगेन पीट के अंदर होती हैं,
तब क्या चीज़ होगी, अगर आपके पास इम्प्योरिटीज़ होंगी तो एग्जैक्टली होगा क्या, इशू क्या आएगा कि जो आपके पास स्टील बनेगा वो अगेन आपके पास लो क्वालिटी स्टील होगा। और ये स्टील जो है इट इज़ यूज्ड इन किस चीज़ के लिए, मेन पर्पस क्या है स्टील मेकिंग का, किस चीज़ के अंदर यूज होता है, इट इज़ यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन पर्पसेस के लिए। सो देयरफॉर कंस्ट्रक्शन पर्पसेस, बिल्कुल एग्जैक्टली, अब कंस्ट्रक्शन पर्पसेस के अंदर यू कैन नॉट यूज द लो क्वालिटी स्टील, और वो लो क्वालिटी स्टील जो आपके पास लेस कार्बन से बना हुआ है। अगर लेस कार्बन से बना हुआ है तो ऑफ कोर्स वो क्या चीज़ होगी, वो आपके पास लेस क्वालिटी का स्टील होगा। ठीक है, सो देयरफॉर आप अगेन अफोर्ड नहीं कर सकते जो जो रिजिडनेस है, जो आपके पास हार्ड मटेरियल स्टील जो होता है वो आपके पास कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज होता है, तो अगेन इट वुड बी यूजलेस कि आप उसको कंस्ट्रक्शन में यूज ही नहीं कर पाओगे। सो देयरफॉर स्टील मेकिंग के अंदर हाई क्वालिटी कोल इज बीइंग यूटिलाइज्ड, किसके अंदर, पाकिस्तान स्टील मिल्स के अंदर। नाउ से दिस थिंग कि मोस्ट ऑफ द कोल जो पाकिस्तान के अंदर बनता, जो पाकिस्तान में पाया जाता है और अगेन एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो अगेन क्या चीज़ है, लिग्नाइट है। और वो कौन सा वाला क्वालिटी कोल है, लो क्वालिटी कोल है। एंड देयरफॉर हमें क्या करना पड़ता है, वी ऑफन हैव टू इंपोर्ट द हाई क्वालिटी, जैसे बिटमीनियस या फिर एंथ्रासाइट को हमें क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। ऑलराइट, नाउ से दिस थिंग, अब पाकिस्तान के अंदर लिग्नाइट कोल जो आपके पास है, जो लो क्वालिटी कोल है, वो एग्जैक्टली क्यों कहा जाता है उसको, जो कोल पाकिस्तान में माइन किया जाता है उसको हम एग्जैक्टली क्या चीज़ है, लो क्वालिटी क्यों कहते हैं। सबसे पहली बात, क्या आपके पास बर्डन ऑन फॉरेन एक्सचेंज, बिल्कुल एग्जैक्टली आपके पास बर्डन ऑन फॉरेन एक्सचेंज, बिल्कुल एग्जैक्टली कि जो लो क्वालिटी कोल है देयरफॉर वी हैव टू इंपोर्ट द हाई क्वालिटी कोल, जैसे बिटमीनियस और एंथ्रासाइट है। देयरफॉर आपके पास क्या चीज़ होती है, फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर आपके पास बर्डन पड़ता है, बिल्कुल एग्जैक्टली ये इसके इफेक्ट्स है। बिल्कुल, नाउ से दिस थिंग, सिर्फ ये बात याद करो, नेक्स्ट आपके पास जो बात है कि जो पाकिस्तान में कोल माइन किया जाता है वो आपके पास लो क्वालिटी कोल है। क्यों, बिकॉज लिग्नाइट क्या चीज़ है, टाइप कौन सी है, लिग्नाइट कोल है। सेकंड आपके पास क्या चीज़ है, ऐश कंटेंट इसके अंदर ज़्यादा है। ऐश कंटेंट का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर आपके पास जो प्लांट से बना हुआ कार्बन नहीं होता अभी तक, इट इज़ जस्ट ऐश। ये ऐश बाद में कार्बन कंटेंट बनती है। सो हाई ऐश कंटेंट होता है, हाई सल्फर कंटेंट है, हाई मॉइस्चर कंटेंट है, लेकिन लो कौन सा वाला, कार्बन कंटेंट। ऑलराइट, जरा देखो नेक्स्ट आपके पास क्या चीज़ है, जो क्रम्बल्स हैं वो आपके पास क्या चीज़ है, इट क्रम्बल्स इजीली या सॉफ्ट या नॉट कॉम्प्रेस्ड। क्रम्बल्स का मतलब क्या होता है कि अगर आप ना फॉर एग्जांपल लेट्स से, क्योंकि अगर हम अपने कोल की क्वालिटी को एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करना हो तो ऑफ कोर्स क्या चीज़ की जा सकती है कि जब हमारे पास बारबेक्यूज वगैरह होते हैं, जो आप कोल लेकर आओ, तो अगर वो कोल एग्जैक्टली इजीली टूट जाए, ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो लो क्वालिटी कोल है। ठीक है, नंबर सेकंड उसकी क्वालिटी चेक करने का तरीका ये है कि अगर आप जब उसको हीट कर रहे हो तो अगर वो उसके अंदर से इंस्टेड ऑफ फायर अगर वो फ्लिकर कर रहा है, अगर वो क्या कर रहा है, फ्लिकर कर रहा है, सो अगेन इसका मतलब ये है कि उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट्स आता है, वाटर कंटेंट्स आता है, उसके अंदर सल्फर कंटेंट्स आता है। कि अगेन जिस तरह मैच स्टिक फ्लिकर नहीं करती क्योंकि उसके ऊपर सल्फर लगा होता है, तो जब आपके पास हाई क्वालिटी जो सॉरी हाई सल्फर होगा, इसकी वजह से कोल की क्वालिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। ऑलराइट, नाउ से दिस थिंग कि और उसके बाद क्या चीज़ है, इट क्रम्बल्स इजीली। क्रम्बल का मतलब क्या है कि अगेन वो चूरा चूरा हो जाता है आपके पास, अगर आप उसको थोड़ा सा प्रेस करो या फिर अगेन उसको अगेन थोड़ा सा अगेन आप उसको हैमर करोगे तो अगेन वो क्या कर जाएगा, वो क्रम्बल कर जाएगा। सो देयरफॉर इट इज सॉफ्ट एंड इट इज नॉट कॉम्प्रेस्ड। जो एंथ्रासाइट होता है वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है। ठीक है, सो नाउ से दिस थिंग, नाउ जो पाकिस्तान में कोल मिलता है वो लो क्वालिटी क्यों है, क्योंकि इसके अंदर सल्फर कंटेंट ज्यादा है, हाई मॉइस्चर कंटेंट है, कार्बन कंटेंट लो है, क्रम्बल्स इजीली, या फिर लो कार्बन कंटेंट जो हम बात कर रहे थे क्योंकि इंप्योरिटीज आपके पास ज्यादा है और स्मोक ज्यादा करता है। देन इट गिव्स ऑफ द लेस हीट, स्मोक ज्यादा कर रहा है, हीट कम दे रहा है, देयरफॉर इसकी जो हीटिंग वैल्यू है वो बहुत क्या है, कम है, या फिर जो टेम्परेचर ये राइज करता है या बर्न करता है वो बहुत ज़्यादा कम है। सो देयरफॉर आपके पास जो पाकिस्तान में कोल माइन किया जाता है वो अगेन क्या चीज़ है, लो क्वालिटी कोल है। ठीक है, अब पाकिस्तान को कोल इंपोर्ट क्यों करना पड़ता है, पाकिस्तान को कोल इस वजह से इंपोर्ट करना पड़ता है क्योंकि पाकिस्तान के पास जो लोकल कोल है वो अगेन क्या चीज़ है, इट इज़ ऑफ पुअर क्वालिटी या फिर लो क्वालिटी का। देन इट इज़ डिफिकल्ट टू माइन एज सीम्स आर थिन एंड सीम्स आर कॉन्टोर्टेड या ट्विस्टेड। अब इस बात का मतलब क्या है, जरा देखो, आई वांटेड कि अगेन इसको हम एडिट माइनिंग, शाफ्ट माइनिंग के अंदर बात करें, लेकिन नाउ से दिस थिंग देखो कि इट इज़ डिफिकल्ट टू माइन इन पाकिस्तान
क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो सीम्स हैं, सीम्स कहते हैं माइन जो होती हैं, ये जो पाकिस्तान के अंदर जो माइंस हैं वो बहुत ज़्यादा थिन या फिर बहुत ज़्यादा कॉन्टोर्टेड है, ट्विस्टेड होती हैं। ज़रा देखना, फॉर एग्जांपल लेट्स सी पाकिस्तान के अंदर अगर आप कहते हो कि अगेन एक माइन है, लेट्स सी एक होती है एडिड, लेट्स सी हम कह रहे हैं ऐसे लाइक दिस, हमारे पास एक माइन है, ठीक है। या आपने माइन को अगेन या आपके पास माउंटेन रीजन था, ठीक है, और इस माउंटेनियस रीजन के ऊपर इस जगह के ऊपर कोल कंटेंट था इमेजिन, ठीक है। नाउ से दिस लेट्स सी, अब हुआ क्या कि अगेन सबसे पहले आपने माइन अगेन कंस्ट्रक्ट की, ठीक है, आपने आपने एक शाफ्ट बनाई, ठीक है। अब हुआ क्या कि अगेन क्या चीज है, आपने ट्रॉलीज को यूज किया, ट्रॉलीज के थ्रू आप जा रहे हो, दिस इज द स्ट्रेट पैनल, राइट। और अगेन बहुत आसान है कि अगेन ट्रॉली सीधा जाएगी और वापस आ जाएगी, तो ठीक है, वेरी नाइस। तो हम ज्यादा कोल अगेन क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस तरह की माइंस नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो माइंस हैं वो बहुत ज़्यादा, एक तो थिन है, बहुत ज़्यादा थिन, बहुत ज़्यादा थिन बनाई जाती हैं, ठीक है। दूसरा, अगेन पाकिस्तान की जो माइंस हैं वो कॉन्टोर्टेड है, या फिर जो ट्विस्टेड माइंस है वो एक स्ट्रेट पैनल में नहीं है, वो आपके पास कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही है, फिर उसके बाद ऊपर जा रही है, फिर नीचे जा रही है। इस तरह की माइंस आपके पास प्रेजेंट है। सो देयर फोर इट इज डिफिकल्ट टू माइन द कोल इन पाकिस्तान। देयर फोर पाकिस्तान सिर्फ क्या माइन कर पाता है, पाकिस्तान सिर्फ अगेन जो चीज माइन कर पाता है, वो कोल की जो क्वालिटी माइन कर पाता है वो है लिग्नाइट। नाउ, नीड फॉर कोल टू मिक्स विद पुअरर ग्रेड और मिक्स्ड विद द लोकल कोल। अब पाकिस्तान को क्यों इंपोर्ट करनी पड़ती है, क्योंकि पाकिस्तान को जब वो इंपोर्ट करता है जो हाई क्वालिटी कोल है, जैसे बिटमीनियस है या फिर एंथ्रासाइट है, जब वो इंपोर्ट करता है तो वो उसको मिक्स करता है किसके साथ, अपनी लोकल ग्रेडिंग के साथ। अपनी लोकल ग्रेडिंग जो कोल है उसके साथ क्या करेगा, मिक्स करेगा, ताकि एग्जैक्टली क्या चीज हो सके, आपके पास एक स्पेसिफिक क्वालिटी जो आपके पास कोल की है या जो नीड है वो मीट की जा सके। क्योंकि अगर आप हाई क्वालिटी कोल को ही बर्न करवा रहे हो किस चीज के अंदर, स्टील मेकिंग इंडस्ट्री के अंदर, तो स्टील की प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर चली जाएगी। देयरफॉर आपको लोकल ग्रेडिंग के साथ मिक्स करना पड़ता है, ताकि आपने कॉस्ट जो है वो अगेन क्या कर सको, रिड्यूस कर सको, ठीक है, स्पेसिफिकली स्टील मेकिंग इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। नाउ से दिस थिंग, लेस मैकेनाइज्ड माइंस, बिल्कुल एग्जैक्टली लेस मैकेनाइज्ड माइंस है, दैट इज वन ऑफ द रीजन, यस। now say this thing, not enough mind in Pakistan ड्यू टू द लैक ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर लैक ऑफ फाइनेंसेस। पाकिस्तान अगेन क्या नहीं कर पा रहा, कि अगेन आपके पास, पाकिस्तान के पास मशीनरी नहीं है, पाकिस्तान के पास वो स्किल्स नहीं है, पाकिस्तान के पास स्किल्ड वर्कर्स नहीं है, पाकिस्तान के पास फाइनेंस नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान कहाँ तक नहीं पहुंच पाता। जरा देखना, पाकिस्तान इस एंथ्रासाइट तक नहीं पहुंच पाता, पाकिस्तान सिर्फ कहाँ तक पहुंच पा रहा है, लिग्नाइट तक। So therefore, in order to extract the anthracite coal, अब ऐसा नहीं कि anthracite coal है ही नहीं, anthracite coal है, लेकिन इशू क्या है कि पाकिस्तान के पास मशीनरी नहीं है, स्किल्ड लेबर्स नहीं है, पाकिस्तान के पास फाइनेंसेस नहीं है, पाकिस्तान टेररिज्म थ्रेट्स विच हिंडर्स फॉरेन एड्स और लोन्स, बिल्कुल एग्जैक्टली टेररिज्म थ्रेट्स हैं। सो देयरफॉर जहाँ पे कोल की अगेन आपके पास माइंस हैं, वहाँ पे इशू क्या है कि अगेन आपके पास टेररिज्म है। सो देयरफॉर इनएक्सेसिबल एरिया, बिल्कुल एग्जैक्टली। सो देयरफॉर पाकिस्तान कहाँ नहीं पहुंच पा रहा, एंथ्रासाइट तक नहीं पहुंच पा रहा। देयरफॉर पाकिस्तान के पास सिर्फ कौन सा क्वालिटी कोल है, लिग्नाइट कोल है, और देयरफॉर लिग्नाइट कोल होने की वजह से पाकिस्तान को बिटमीनियस और एंथ्रासाइट क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। ऑलराइट एवरीवन, नाउ से अब हमारे पास क्या चीज है, पाकिस्तान के कोल रिजर्व्स कहाँ कहाँ पे हैं। अच्छा, नाउ से नॉट गुड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द लोकल रिसोर्सेज। हाँ, नॉट गुड एक्सप्लॉयटेशन, लेकिन क्यों है नॉट गुड एक्सप्लॉयटेशन की रीजंस यही है कि आपके पास क्या चीज़ है, स्किल्ड लेबर्स नहीं है, आपके पास गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है, पाकिस्तान के पास फाइनेंसेस नहीं है। दीज आर द रीजंस कि आपके पास गुड एक्सप्लॉयटेशन एग्जैक्टली हो क्यों नहीं रही रिसोर्सेज की। ऑलराइट, नाउ से देखो, नेक्स्ट हमारे पास है पाकिस्तान के कोल रिजर्व्स, एंड होपफुली अगेन अगेन हमारे पास, क्योंकि आई थिंक हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, देयरफॉर आई थिंक लेट्स लीव इट ओवर हियर। हम इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। रिमेंबर दिस थिंग कि अगेन हमने मोस्ट ऑफ द कोल की जो आपके पास सब टॉपिक्स हैं, वी हैव डन इट। एंड अगेन हमने कोल, ऑयल, नेचुरल गैस और जो रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, सोलर आपके पास है, जैसे आपके पास जियोथर्मल है, विंड है, ये ऑल ऑफ देम हम इसको अगेन क्या करेंगे, इन डिटेल कवर करेंगे। ऑलराइट एवरीवन, सो देयरफॉर remember this thing, that what we are